अब आइए फंक्शन के बारे में हमने जितनी बात की उसको अब प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने एक न्यू फाइल बनाई है फंक्शन प्रैक्टिस डॉट HTML। टाइटल दे दिया फंक्शन प्रैक्टिस, और जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक कंपोनेंट हम ले सकते हैं और उसके क्लिक इवेंट पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि एक एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट पे क्लिक करने पर हम कुछ जावास्क्रिप्ट रन करेंगे, और जावास्क्रिप्ट रन भी करेंगे तो एक उसका फिर फंक्शन बना के देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं सिंपली एक H2 एक हेडिंग ले लेता हूँ और यहाँ लिख दिया क्लिक मी टू रन जावास्क्रिप्ट। ये हेडिंग टैग आ गया क्लिक मी टू रन जावास्क्रिप्ट। अभी ये क्लिकेबल नहीं है, अब इसके क्लिक इवेंट पे कुछ नहीं होने वाला। मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। जब भी किसी एलिमेंट के क्लिक इवेंट पर कुछ काम कराना होता है तो हम उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। आपको मालूम था हर टैग एक टैग है, और टैग में अगर कोई एट्रीब्यूट यूज़ करना हो तो हम उसके एंगुलर ब्रैकेट से पहले स्पेस देके, फॉर एग्जांपल हमने पहले स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था, स्टाइल के अंदर हमने CSS लिखी थी उस एलिमेंट पे अप्लाई करने के लिए, उसकी स्टाइलिंग के लिए। तो स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है, उसके आगे नज़र भी आ रहा है आपको लिखा हुआ कि ATTR, ये एक एट्रीब्यूट है। तो इसी तरह ऑन क्लिक, ऑन के साथ कोई भी इवेंट का नाम जोड़ा जा सकता है, ऑन क्लिक, ऑन की प्रेस, ऑन ब्लर एट्सेट्रा, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो हम सिंपली क्लिक इवेंट पे अभी काम करने वाले हैं। तो ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू, और उसकी वैल्यू यहाँ दी जाएगी। इसकी वैल्यू में हम जो कुछ लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट कोड होगा, या तो जावास्क्रिप्ट कोड होगा इटसेल्फ, या जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन होगा। और फंक्शन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि कई सारी लाइन ऑफ कोड्स को हम लेबलिंग करके एक नाम से उसे याद करते हैं और उसे कॉल कर सकते हैं उसको रन करने के लिए, तो उसे फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ अभी मैं फंक्शन अपना बनाया हुआ कोई फंक्शन नहीं लिख रहा, जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिख रहा हूँ, अलर्ट। अलर्ट में हेलो, इसको टेस्ट करने के लिए कि ये हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इस पर मैंने क्लिक किया, एक अलर्ट जो काम करता है, एक पॉपअप देता है, उस पॉपअप के अंदर वो मैसेज देता है जो हम अलर्ट के ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं। तो मैंने हेलो लिखा था, यहाँ हेलो दिख रहा है, ओके। तो ये ऑन क्लिक हमारा काम कर रहा है। अब आप ये समझें कि ये अलर्ट क्या चीज़ है। अलर्ट खुद भी एक फंक्शन है, और फंक्शन की पहचान जैसे मैंने बताई थी कि एक नाम होता है फंक्शन का और उसके साथ एंगुलर ये राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, ये उसकी निशानी होती है। ये ब्रैकेट्स जब खाली होते हैं तब भी वो एक फंक्शन होता है, और उस ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो भी एक फंक्शन होता है। वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो इनपुट ले रहा होता है, क्योंकि फंक्शन को इनपुट हम इन ब्रैकेट्स के बीच में ही देते हैं। और इस बेस पे मैंने आपको अभी फंक्शन की 3 कैटेगरीज बताई थी कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ना इनपुट लेते हैं ना आउटपुट देते हैं, बल्कि कुछ प्रोसेसिंग कर देते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग भी करते हैं, काम करते हैं अपना जो करने को कहा जाता है, और आउटपुट कुछ नहीं देते। और तीसरे इनपुट भी लेते हैं, आउटपुट भी देते हैं, और काम भी करते हैं। तो ये फंक्शन कौन सा है, ये सोचिए, बताइए कि ये अलर्ट फंक्शन, हालांकि ये फंक्शन हमारा बनाया हुआ नहीं है, इसे कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ये ऑलरेडी बना बनाया फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट ने हमें बना के दिया हुआ है। ये पॉपअप ला के दिखाता है हमको, उस पॉपअप लाने का कोड हमें लिखना नहीं पड़ रहा, वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट ले रहा है, हमारे सामने ले रहा है, ब्रैकेट्स के बीच में एक स्ट्रिंग हेलो HELLO की स्ट्रिंग ले रहा है, एक टेक्स्ट ले रहा है, इनपुट ले रहा है, और काम भी कर रहा है कि वो एक पॉपअप दिखा रहा है। आउटपुट दे रहा है या नहीं, एक्चुअल में ये आउटपुट नहीं दे रहा। कोई भी फंक्शन आउटपुट देने को हम जब मानते हैं, जब ये आउटपुट दे रहा है, जब हम उसका आउटपुट हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकें। तो अलर्ट एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट लेता है और काम करता है। चूंकि मैंने एक ही स्टेटमेंट यहाँ लिखी है तो सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ लिखता तो मुझे उसको सेपरेट करना होता, क्योंकि सेमीकोलन का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट पूरी हो चुकी है।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 2 अलर्ट्स भी लिख सकता हूँ। एक में लिखा हेलो और एक में लिखा जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ मुझे सेमीकोलन देना ज़रूरी है क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। उन 2 स्टेटमेंट्स को अलग करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट पूरी हो गई और यहाँ सेकंड स्टेटमेंट पूरी हो गई। लास्ट वाला आप कोलन सेमीकोलन छोड़ भी सकते हैं क्योंकि उसके बाद कोई कोड नहीं है। मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो पहला अलर्ट हेलो ओके, दूसरा अलर्ट जावास्क्रिप्ट ओके। क्योंकि ये 2 अलग अलग अलर्ट्स हैं इसलिए 2 बार पॉपअप आया। तो मैं सेकंड को हटा रहा हूँ, आगे चलते हैं। अब हो सकता है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट कोड ऑन क्लिक चलना हो वो बहुत सारा हो, मल्टीपल लाइंस हो, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो। वो हम यहाँ लिखेंगे तो परेशानी होगी, उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होगा। और हो सकता है कि वही लाइनें हमें किसी और एलिमेंट के क्लिक पर भी चलानी हो, तो वही सब कुछ हमें वहाँ भी लिखना पड़ेगा और वो डुप्लीकेट हो जाएगा। उसका रास्ता ये है कि मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोड ना लिख के उस कोड का एक लेबल लिखूँ जिसे हम फंक्शन कहते हैं। तो मैं कोई नाम देता हूँ जिस नाम से मैं उस कोड को याद करूँगा। फॉर एग्जांपल शो मी अलर्ट, और चूंकि ये फंक्शन होगा तो यहाँ ब्रैकेट्स लगेंगे। शो मी अलर्ट एक फंक्शन है जो अभी बना हुआ नहीं है, इसलिए अगर आप इसको सेव करके रिफ्रेश करके चलाएंगे तो अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसने ऑन क्लिक ये फंक्शन चलाने की कोशिश की लेकिन इस फंक्शन का कोई इम्प्लीमेंटेशन इसको नहीं मिला। अब फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करते हैं, जिस तरह हम बहुत सारे स्टाइल्स देते थे और स्टाइल में CSS लिखते थे और उसको फिर क्लीन करने के लिए हमने सारी स्टाइलिंग्स को नीचे से बॉडी में से रिमूव करके ऊपर हेड में ले गए थे, स्टाइल स्टाइल टैग में ले गए थे। इसी तरह ये जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ स्क्रिप्ट टैग में ले जाते हैं और टाइप इज इक्वल टू टैग जावास्क्रिप्ट ने लिख दिया है। ये नहीं भी लिखेंगे तो ये काम करेगा। तो सेम नाम हमें यहाँ यूज़ करेंगे, शो मी अलर्ट, लेकिन चूंकि फंक्शन है तो ब्रैकेट्स। इस तरह हम यहाँ भी एंगुलर ब्रैकेट के बीच में सारा कोड लिखेंगे, वो कोड जो इस फंक्शन में चलना चाहिए। और चूंकि ये एक फंक्शन है तो जावास्क्रिप्ट को बताना होता है कि हम ये फंक्शन की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे फंक्शन लिखते ही ये उसका कलर चेंज हो गया। अब हमें जो कुछ करना था, हमने अलर्ट नीचे लिखा था, हम अलर्ट यहाँ लिख दें, दिस अलर्ट इज इन स्क्रिप्ट टैग। सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, दिस अलर्ट इज इन स्क्रिप्ट टैग। ठीक है। अब यहाँ इस एक लाइन के बदले आप यहाँ 100, 1000, 10,000 लाइन्स भी लिख सकते हैं जो सिर्फ शो मी अलर्ट के नाम के कॉल करने से चल जाएगी ऑन क्लिक ऑफ दिस हेडिंग टैग। तो आइए इसको अब आगे लेके चलते हैं और कुछ काम का कोड लिखते हैं। अभी तो सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए था। एक सिनेरियो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा फंक्शन लिखूँ, बल्कि पहले मैं ऊपर चेंज करता हूँ, मैं एक ऐसा फंक्शन लिखूँ जो 2 नंबर्स को ऐड करता हो। 2 नंबर्स को ऐड करता हो और ऐड करके वो टोटल जो है वो पॉपअप में शो कर दे। तो मैं यहाँ से अलर्ट में से इस टेक्स्ट को हटा दूंगा और उस टोटल को लिखूंगा। लेकिन उन 2 नंबर्स को वो 2 नंबर्स क्या होंगे, वो 2 फिगर्स कुछ भी हो सकती हैं, कोई नंबर हो सकता है, यानी ये नंबर वेरी करेगा। यानी हमें फंक्शन जो लिखना है वो फंक्शन जनरलाइज वे में लिखना है कि वो फंक्शन उस फंक्शन को कोई भी 2 नंबर दिए जाएं तो वो उन 2 नंबर्स को एक्सेप्ट करके उन्हें टोटल करके शो कर दे। तो चूंकि नंबर्स हमें पता नहीं है तो उन नंबर्स का हमें या तो कोई ऐसा वेरिएबल वाला नाम रखना पड़ेगा या आप समझ लीजिए उसको, उसके लिए हमें कोई कंटेनर डिफाइन करना पड़ेगा। कंटेनर यानी वेरिएबल, उसको रखने की, किसी भी वैल्यू को रखने की जगह। तो आप x और y कर सकते हैं, आप n1 n2 कर सकते हैं, आप num1 num2 कर सकते हैं। क्योंकि ये नाम हमारे रखे हुए हैं, हमने रखे हैं और हम ही इसको यूज करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो num1 और num2 को ऐड करना है तो ये ऐड तो कर देगा, लेकिन ये
ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इस स्टेटमेंट में दो नंबर्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन ऐड होकर खो जाएंगे क्योंकि कहीं स्टोर नहीं हो पाएंगे जब तक आप स्टोर नहीं करेंगे। तो मैं इसको कहीं स्टोर करता हूँ। टोटल, ये भी एक कंटेनर है जिसका नाम मैंने रखा है टोटल, और चूँकि एक वेरिएबल है तो मैं इसको बता दूंगा जावास्क्रिप्ट को कि मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। तो टोटल में num1 और num2 का एडिशन प्लस सम आ जाएगा। इस टोटल को मैं अलर्ट में शो कर दूंगा। अब ये फंक्शन जैसे मैंने नीचे कॉल किया था शो मी अलर्ट, इसी तरह मैं ऐड नंबर्स को नीचे कॉल कर रहा हूँ। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट लेता है और दो कंटेनर्स, दो वैल्यूज़ लेता है, तो मुझे यहाँ दो वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी और वो भी वो वैल्यूज़ जो नंबर्स हों, ताकि मैं नंबर्स को ऐड कर सकूँ। 10, 20, सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, 30। इस फंक्शन को जैसे चाहे यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी दो नंबर्स यूज ऐड करूँगा, यहाँ इसको दूंगा तो उसे ऐड कर देगा। 855, 100, सेव किया, क्लिक, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, 855 प्लस 100 इज़ 955। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट अब डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि हम फंक्शंस को कैसे बनाते हैं और कैसे चलाते हैं। ये जो फंक्शन का कोड है, ये फंक्शन डिफाइन करना है, ये फंक्शन बनाना है, और यहाँ जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल करना है, ये फंक्शन चलाना है। हम फंक्शन कहीं एक जगह बनाते हैं और मल्टीपल टाइम्स उसको चला सकते हैं। तो बनाने को डिफाइन करना कहते हैं और चलाने को कॉल करना कहते हैं। और हम कोई फंक्शन अगर कोई इनपुट लेता है तो उसको रियल इनपुट जब दिया जाता है जब उसे कॉल किया जाता है। बनाते टाइम तो उसको जनरल रखा जाता है। बनाते टाइम मैंने num1 num2 का यूज़ किया, आप xy यूज़ कर सकते हैं, कुछ और फिगर कुछ और कंटेनर का नाम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिगर्स देनी होंगी जो आप ऐड करना चाहते हो। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम यह है कि मैं जितनी बार भी इसको चलाऊँगा वो नंबर्स ऐड होंगे जो मैंने अपने कोड में लिखे हुए हैं। होना तो एक्चुअल में ये चाहिए कि अगर हम कोई रियल यूज़ का सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या वेब पेज बना रहे हैं या एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर वो फंक्शन इनपुट ले रहा है और वो इनपुट लेने वाली चीज़ जो है वेरी कर रही है, तो वो एक्चुअल में वेरी करनी चाहिए। मैं अगर उसे चेंज करना चाहूँ तो मुझे इसके कोड में आके चेंज करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमने कोई वेब पेज या वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाया, यूज़र को दिया, क्लाइंट को दिया, तो क्लाइंट तो आपके इस ब्राउज़र के थ्रू इंटरेक्ट करेगा ना, वो कोड में जाके तो चेंज नहीं करेगा। ना होना चाहिए ऐसा। हम चाहते हैं कि इनपुट कोड से ना लिया जाए, इनपुट एक्चुअल में ब्राउज़र से लिया जाए। तो वहाँ से मैंने फिगर्स नंबर्स हटाया तो num1 num2 यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। अब मुझे इनपुट चूँकि ब्राउज़र से लेना है, तो ब्राउज़र में जो कुछ दिखता है वो कहाँ लिखा जाता है, वो एक्चुअल में बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो बॉडी में अभी हमने सिर्फ एक हेडिंग टैग दिया हुआ है जिस पर क्लिक करके हम अपना फंक्शन चला रहे हैं। तो यहीं पे मुझे कुछ इनपुट फील्ड्स देनी होंगी। तो इनपुट टैग भी होता है, इनपुट टैग, और टाइप टेक्स्ट। उसका नेम ना रख के मैं उसकी एक आईडी रखता हूँ, फर्स्ट नंबर, क्योंकि मैं इससे नंबर लेने जा रहा हूँ। और एक दूसरा इनपुट टाइप टेक्स्ट का ही टेक्स्ट बॉक्स, जिसका नाम होगा, जिसकी आईडी होगी सेकंड नंबर। और मैंने इसे रन किया तो ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए हैं। मैं इसमें कुछ, मुझे नंबर लिखना चाहिए क्योंकि नंबर पे काम कर रहे हैं। तो चूंकि अभी मैंने फंक्शन पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अभी कुछ नहीं चल रहा। कोड पे आए। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, दो इनपुट फील्ड्स हैं। इन इनपुट फील्ड में जो कुछ है वो हमें चाहिए, इसकी वैल्यूज़ हमें चाहिए होंगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपके बताया कि अब से आगे हम हर चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट देखेंगे, जिसे हम डॉम ऑब्जेक्ट, डॉम से मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि हमारे केस में ये जो हेडिंग है H2, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये इनपुट फील्ड भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हमें अब ज़रूरत पड़ेगी डॉम।
डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी अब हम हर चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट देखेंगे और उस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा हर ऑब्जेक्ट के साथ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो उसकी उससे जुड़ा हुआ डाटा यानी प्रॉपर्टीज़, या उसके ज़रिए किए जाने वाले काम एक्शंस यानी फंक्शंस। प्रॉपर्टीज़ फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स, मेथड और फंक्शन एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले मुझे काम ये करना होगा कि मुझे ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। उसको लेने के लिए क्या करना होगा, चूंकि ये एक डॉक्यूमेंट के अंदर है और मैंने बताया था फंक्शंस दो तरह से कॉल किए जा सकते हैं। जो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, उसका कोई मालिक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जैसे अलर्ट फंक्शन के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसको डॉट करके नहीं लिखना पड़ा, हमने डायरेक्ट इसे कॉल कर लिया। डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट का एक फंक्शन होता है, डॉक्यूमेंट एक काम करता है, उसके पास एक एक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये एक फंक्शन क्या करता है, ये इनपुट लेता है और इनपुट के तौर पे क्या लेता है, किसी भी एलिमेंट की आईडी जिस एलिमेंट को आप उठाना चाहते हो। तो जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, उसकी आईडी हमने खुद लिखी थी फर्स्ट नंबर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट का एक फंक्शन, हमने डॉक्यूमेंट से कहा कि डॉक्यूमेंट भाई साहब अपना एक फंक्शन चलाइए गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि हमसे आईडी लेगा और उस आईडी का एलिमेंट हमें पूरा का पूरा लाके दे देगा। तो ये एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, ये आउटपुट दे रहा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे कहीं स्टोर करें। तो एक वेरिएबल मैंने बनाया, इसके लिए भी एक कंटेनर बनाया जिसके अंदर मैं अपनी ये इनपुट फील्ड सारी की सारी रख सकता हूँ। एफ नम दे दिया मैंने कोई नाम। इसी तरह सेकंड बॉक्स भी हम उठा सकते हैं, एस नम मीन्स सेकंड नंबर, और उसकी आईडी हमारे पास फर्स्ट नंबर नहीं है, सेकंड नंबर है। अब हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एफ नम एस नम। एफ नम के अंदर फर्स्ट नंबर वाला इनबॉक्स टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है और एस नम के अंदर सेकंड नंबर वाला। लेकिन हमें पूरे एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें उस एलिमेंट की वैल्यू चाहिए। अब ये एफ नम एस नम खुद एक ऑब्जेक्ट हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर वो एलिमेंट पूरा का पूरा आ गया है। एलिमेंट भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी अपनी प्रॉपर्टीज, अपने मेथड्स होंगे। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। अब मैं वेरिएबल टोटल दोबारा बना रहा हूं और उसके अंदर एफ नम डॉट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक प्रॉपर्टी हमें चाहिए वैल्यू, प्लस एस नम की भी वैल्यू, सेमीकोलन। इसे एक बार चला के देखें कि इससे क्या होता है। हो सकता है कि नंबर्स ऐड हो जाएं, हो सकता है कि ये जैसे हम ऐड करना चाहते हैं वैसे ना हो। लेट्स सी, रिफ्रेश किया, पहले इन टेक्स्ट बॉक्सेस में इनपुट फील्ड्स के अंदर कोई नंबर लिखा और फिर क्लिक किया। ये देखिए 2030 2030 प्रिंट किया इसने। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये इनपुट देते तो हैं लेकिन इनपुट लेते तो हैं लेकिन एज अ टेक्स्ट लेते हैं। तो मैंने इसमें जो 2030 डाला, उस 20 को 20 को उसने कैरेक्टर बना के टेक्स्ट बना के हमें दिया। इसी तरह 30 के साथ हुआ। तो ये जो एफ नम डॉट वैल्यू है, ये एक टेक्स्ट, इसकी डाटा टाइप क्या है, टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है। इसी तरह एस नम डॉट वैल्यू की भी। तो हमें कोई ना कोई मेथड, कोई तरीका ऐसा निकालना पड़ेगा जो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई ना कोई फंक्शन ऐसा होता होगा जो टेक्स्ट लेता होगा और उसे नंबर में कन्वर्ट करके देता होगा। तो एक है पार्स इंट। पार्स इंट एक फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन है, हमने नहीं बनाया, जावास्क्रिप्ट ने हमें बना के दिया हुआ है। उस फंक्शन को हमने ये वैल्यू दे दी, एफ नम डॉट वैल्यू से जो वैल्यू आई वो वैल्यू हमने पार्स इंट को दे दी। पार्स इंट क्या करेगा, टेक्स्ट लेता है, लेगा और नंबर रिटर्न कर देगा। अब आप बताएं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन हो या पार्स इंट फंक्शन हो, ये किस तरह का फंक्शन है उन तीन टाइप्स में से? जी, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो इनपुट भी ले रहे हैं, प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं और कुछ रिटर्न भी कर रहे हैं। तो यही पार्स इंट फंक्शन हम दूसरे पे भी यूज करेंगे।
अब इसको सेव करके रिफ्रेश करके चला के देखते हैं। 50, 20 + 30। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका कोड बढ़ता जा रहा है, लाइंस ऑफ कोड बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो आप करना चाहते हैं उसको, उसका फंक्शन लिखने से पहले आपको ये सोचना होगा कि उस फंक्शंस के स्टेप्स क्या होंगे, यानी उसकी एल्गोरिथम क्या होगी। पहले हम क्या करेंगे, इसकी एल्गोरिथम क्या है इस फंक्शन की। पहले हमने फर्स्ट इनपुट बॉक्स जो है ये वाला, इसको एक वेरिएबल में रखा, फिर दूसरे को रखा, फिर उनकी वैल्यूज़ को हमने पारसेंट फंक्शन के थ्रू नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसको टोटल किया, टोटल करके उस वैल्यू को हमने टोटल वेरिएबल में रखा, और फिर उसको अलर्ट में शो कर दिया। ये इस फंक्शन की एल्गोरिथम है। तो पहले आप एल्गोरिथम बनाएं, उस एल्गोरिथम को कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अब इससे अगला स्टेप हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ जो भी हम नंबर देके क्लिक करें, तो क्लिक होने के बाद ये अलर्ट में, पॉपअप में नहीं आए। 70, 10 + 60, 70 इसमें आ गया। कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा HTML एलिमेंट हम यहाँ ले सकते हैं जिसके अंदर वो वैल्यू शो हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर एक p टैग ले लिया जो अभी एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ कुछ लिखूँगा और सेव करके यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे p टैग है मेरा। यहाँ कुछ टेक्स्ट नहीं लिखना है मुझे करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये टोटल मुझे अलर्ट में शो नहीं करना, बल्कि इस p के अंदर इंसर्ट कर देना है। फिर वही डॉम, p भी तो एक एलिमेंट है, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते होंगे। तो उसको पहले मैं इसे कैच करूँगा। कैच करने के लिए इसकी एक आईडी होनी चाहिए, तो मैंने एक आईडी इसकी बनाई, पैराग्राफ। अब मैंने यहाँ एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं ये p टैग रखूँगा। उसका नाम चलिए मैंने p टैग ही दे दिया। फिर वही डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी दीजिए पैराग्राफ, और टोटल को अलर्ट में शो ना करके उस p टैग के अंदर शो करना है। p टैग में होता क्या है, p टैग में टेक्स्ट होता है। तो उस टेक्स्ट तक पहुंचना या उस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस एलिमेंट का डॉट के साथ एक प्रॉपर्टी होती है इनर HTML। इनर टेक्स्ट भी होता है, अब इनर HTML यूज कर लें, इज इक्वल टू, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, p टैग की प्रॉपर्टी इनर HTML में जो भी हो, अभी तो खाली है कुछ नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ये असाइन कर देता है। राइट हैंड साइड पे हम जो वैल्यू रखते हैं वो वैल्यू चली जाती है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ टोटल, ये लाइन समझिए, p टैग डॉट इनर HTML इज इक्वल टू टोटल। इट मीन्स टोटल जब आ गया तो टोटल को मैंने p टैग के इनर HTML में डाल दिया। देखिए इसका इफेक्ट, सेव किया, रिफ्रेश किया, अब मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा 55 + 85, क्लिक किया तो 140। फिर देखें, चेंज करें नंबर, 241, 200, 2000। देखिए, तो इस तरह हम HTML पेज पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स चेंज कर सकते हैं, उनकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर की वैल्यू, उनके अंदर का HTML चेंज कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस स्किल को सीखेंगे और वो सारा काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर पाएंगे।